Hello students, so now we are going to discuss the paper of JEE Main 2021, the mock test 1. Okay, so we are going to discuss the maths paper right now. First question देखते हैं. तो first question जो हमारे सामने given है वो है area between the parabola y square equals 4x normal at one end of LR and x axis. तो ये जो question है वो area chapter से है. यहाँ पर हमें parabola given है. Normal एक एंड पर LR के एक एंड पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा पैराबोला है यहाँ पर. ओके, दिस पॉइंट इज 0,0. LR के एक्सट्रीमम पॉइंट्स जो होते हैं वो a,2a एंड a,-2a हैं. तो एक पॉइंट हम ले सकते हैं कोई भी एक. यहाँ पर लेट्स से हम a,2a ले लेते हैं. यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 1 है. स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स 4ax, a इक्वल्स 1 है. ये जो पॉइंट है वो a,2a होता है. यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट जो है वो 1,2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है. सो ये नॉर्मल है यहाँ पर. दिस इज द नॉर्मल ओवर हियर. लेट्स से दिस एरिया ओवर हियर, ये एक्स एक्सिस है. तो ये जो एरिया है इस एरिया को लेट्स से हम A1 बुलाते हैं और इस एरिया को हम A2 बुलाते हैं. राइट, तो हमें A1 प्लस A2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है 1,2 पर. तो हम क्या करते हैं, हम इसे y स्क्वायर इक्वल्स 4x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, 2y y डैश इक्वल्स 4. राइट, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू dy बाई dx जो है वो कितना मिल रहा है, 2/y. ठीक है, y की वैल्यू, अभी हमें ये टेंजेंट का स्लोप आ रहा है. y डैश जो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. y डैश एट द पॉइंट 1,2 हमें फाइंड करना है. तो ये क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2. तो इसमें हमें y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, y इक्वल्स 2 हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. y इक्वल्स 2 अगर हम इसमें लिखते हैं तो ये स्लोप 1 हो जाएगा. ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -1 ओवर हियर. तो इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी -1. ओके, सो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, हमें पॉइंट पता है, पॉइंट इज 1,2. तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन जो मिलेगी वो है x प्लस वाई इक्वल्स 3. ये हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई. ठीक है, अभी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है. तो इस एरिया के लिए हमें इस पॉइंट की ज़रूरत होगी. राइट, इसमें अगर इस इक्वेशन में हम इस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन रहती है वो है y इक्वल 0. तो अगर इस इक्वेशन में हम y इक्वल 0 लिखते हैं तो हमें x की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, x इक्वल्स 3 मिल रही है. सो लेट्स से इफ दिस पॉइंट इज पॉइंट B, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,0. राइट, सो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 3,0 हैं. इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इज 1. सो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,0. ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 2 ओवर हियर, एंड इस लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ भी 2 है. राइट, दिस लेंथ इज 2 एज वेल. सो अगर ये लेंथ 2 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, सो इस एरिया की अगर हम बात करें, A2 की बात करें तो A2 क्या हो जाएगा, A2 विल बी हाफ इंटू बेस कितना, बेस इज 2 एंड हाइट इज 2 एज वेल. सो ये जो एरिया है वो हमें 2 मिल रहा है. A2 हमें 2 मिल गया. अभी हमें A1 फाइंड करना है. तो A1 कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर इस पैराबोला के इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x इक्वल्स 0. यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है. तो 0 से लेकर 1 तक हमें एरिया इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. राइट, सो A1 के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि A1 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, x इक्वल्स 0 to x इक्वल्स 1. यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पैराबोला के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 4x विच इज 2 टाइम्स ऑफ रूट x. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट x dx. x की वैल्यूज हमने 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दी. इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2. सो इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, एंड x रेज़ टू पावर 3/2
में वैल्यूज़ जो हैं हमें इनपुट करनी है वो 0 से 1 है। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 4/3 है। सो एरिया इज 4/3 ओवर हियर। A1 A2 की वैल्यू 2 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया वुड बी, total area A is A1 plus A2, which is, see A1 is 4/3 and A2 is 2, ऐड करने पर इन दोनों को 10/3 मिल रहा है, which is option number C। तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके ओके, so second question is the number of rational numbers lying in the interval 2002 to 2003, all of whose digits after the decimal point are non-zero and are in decreasing order। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि 2002 एंड 2003 के बीच में हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए और वो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो इससे हमें क्लियर है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा और एक भी ज़ीरो डेसिमल के बाद नहीं आने वाला है। ओके, सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? डेसिमल के बाद एक केस हम ये ले सकते हैं कि डेसिमल के बाद लेट्स से 2002 पॉइंट एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि 2002 okay, so second question is the number of rational numbers lying in the interval 2002 to 2003, all of whose digits after the decimal point are non-zero and are in decreasing order, okay, is option A is sigma of I equals 1 to 9 pi, second option is 2 raised to the power 9, third option is 2 raised to the power 9 minus 1 and the last option is 2 raised to the power 10 minus 1। okay, so इस क्वेश्चन में हमें ये क्लियर है कि 2002 से 2003 के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसमें डेसिमल के बाद एक भी ज़ीरो अपीयर नहीं होना चाहिए और जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ऑल द डिजिट्स विल बी डिस्टिंक्ट। ओके, तो एक केस ये हो सकता है कि अगर दो डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद तो नंबर कैसा अपीयर होगा? नंबर होगा लेट्स से, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2002 के बाद लेट्स से जो डिजिट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 321.321। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? लेट्स से एक पॉसिबिलिटी और हम देखते हैं कि 2002.1, यहाँ पर एक ही डिजिट अपीयर हो रहा है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पर एक डिजिट अपीयर हो रहे हैं। अगर सारे के सारे 9 डिजिट्स अपीयर होंगे तो केस क्या हो सकता है? नंबर जो है वो ऐसा दिखेगा 2002 पॉइंट लेट्स से 987654321। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो क्या क्या पॉसिबल है? डेसिमल के बाद एग्जैक्टली एक डिजिट आ जाए, डेसिमल के बाद एग्जैक्टली 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए और या तो 9 डिजिट आ जाए, 9 डिजिट्स आ जाए, सारे के सारे डिजिट अपीयर हो जाए। तो लेट्स से अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो नंबर ऑफ वेज, जो टोटल नंबर ऑफ लेट्स से रैशनल नंबर्स यहाँ पर रहेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? अगर हमने 9 में से एक किसी रैशनल नंबर को, किसी डिजिट को सेलेक्ट किया, लेट्स से 2, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है नंबर की? 2002.2। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 9 में से हमने एग्जैक्टली एक डिजिट को सिलेक्ट किया और डेसिमल के बाद हमने उस डिजिट को लिख दिया वहाँ पर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 9 में से हमने टोटल 9 नॉन ज़ीरो डिजिट्स में से 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को हमने सेलेक्ट किया और उन्हें हमने एक ही ऑर्डर में, विच इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें हमने उसे मेंशन कर दिया। लेट्स से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसके करिस्पॉन्डिंग एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 2002 पॉइंट 2 डिजिट्स चूज़ करनी है हमें, तो लेट्स से 3 and 2 को चूज़ किया और दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, लेट्स से 2002.32 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक ही अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है।
9C2, फिर ऐसे ही 3 डिजिट्स अगर हमने सेलेक्ट किए तो 9C3 आ जाएगा, और ये चीज़ चलती रहेगी 9C9 तक। ओके, और हमें ये पता है कि 9C0 से लेकर 9C9 तक का सम 2⁻9 होता है। 9C0 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जो टोटल सम होगा वो 2⁻9 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। कौन सा ऑप्शन है ये? दिस इज ऑप्शन। सो द क्वेश्चन इज, 2 cards are drawn one after another with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. The expected number of aces is, and the options are, first option is 4/13, second option is 3/13, third option is 2/13, and D option is 1/13. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 cards are drawn one after another विद रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट्स हो रही है यहाँ पर, एक कार्ड को ड्रॉ किया, फिर हमने उस कार्ड को रिप्लेस कर दिया पैक ऑफ 52 कार्ड्स में, और फिर ऐसे ही 2 कार्ड्स एक के बाद हमने ड्रॉ की है, और हमें ये पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एसेस क्या है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल इज एक्स। Okay, x is the number of aces drawn. Aces drawn in 2 draws. इन 2 ड्रॉज, ठीक है। तो 2 ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। तो ये हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द केस। ये भी पॉसिबल है कि x की वैल्यू 1 हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि x की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। तो या तो 0 एसेस होंगे, एग्जैक्टली 1 एस होगा, एग्जैक्टली 2 एस होगा, राइट। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से एक बार हमने ड्रॉ किया एक कार्ड को, और उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ओके, इन वन ड्रॉ, इन वन ड्रॉ। तो एक बार हमने एक ड्रॉ किया कार्ड को और एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, एसेस उसमें होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, राइट, विच इज 1/13। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। अगर मैंने ये फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस, ओके, नॉट गेटिंग एन एस इन अ ड्रॉ, ओके, इन अ ड्रॉ, तो एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो एसेस नहीं हैं वो कितने होंगे 52 में से? 48। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 48/52, विच इज 12/13, राइट, 12/13। तो एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/13। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13, राइट। तो अभी हम यहाँ पर ये फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल 0, ओके। इसका क्या मतलब होगा कि एक भी एस नहीं मिलना चाहिए 2 ड्रॉज में, राइट। तो पहला कार्ड एस नहीं होना चाहिए एंड दूसरा कार्ड एस नहीं होना चाहिए। तो पहले कार्ड की एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 12/13। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 12/13 इंटू 12/13। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों इवेंट्स, बिकॉज दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, and probability of simultaneous occurrence of both the events will be product of the individual probabilities. Probability of A and B will be equal to probability A into probability B, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी? 144/169। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एग्जैक्टली एक ही एस आना चाहिए 2 ट्रायल्स में, राइट। तो ये हो सकता है कि पहला कार्ड एस आ जाए, फिर दूसरा कार्ड एस नहीं आए, फिर ये हो सकता है कि पहला कार्ड एस नहीं आए और दूसरा कार्ड एस आ जाए। तो ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 1, फर्स्ट कार्ड इज एन एस, एस इज 1/13 एंड सेकेंड कार्ड इज नॉट एन एस, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/13, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकेंड केस क्या होगा? वी हैव सेकेंड केस इज 12/13 इंटू 1/13। इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट 24/169, okay. Now similarly third case is probability of
x इक्वल्स 2, दोनों कार्ड्स एस आने चाहिए, तो पहले कार्ड के एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/13 एंड सेकेंड कार्ड के एस आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/13 है, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने पर 1/169 आ रही है वैल्यू, राइट। ये तीनों वैल्यूज हमें पता है। ओके, एक्सपेक्टेड मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू is what? The expected number of aces, right? So we can write expected number of aces here will be equal to sigma of pi xi, right? So x की वैल्यूज हमें पता है, xi की 0, 1, 2 एंड corresponding probabilities भी पता है, सभी को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट। सो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 144/169, सो 144/169 इंटू एक्स आई की वैल्यू क्या है 0। फिर सेकेंड केस में वैल्यू क्या है देखो 24/169 इंटू, नाउ एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई इज 1 ओवर हियर, एंड इन थर्ड केस में वैल्यू क्या है देखो 1/169 एंड यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या है 2, इन सभी को ऐड करेंगे तो विल गेट 2/13। ओके, सो 2/13 ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन इज सी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। ओके, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन जो है उस टॉपिक पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज इफ मॉडुलस ऑफ z² - 1 is equal to modulus of z² plus 1, then z lies on option A ellipse, option B real axis, option C circle and D option is imaginary axis। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है। ओके, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ऐसा लिखते हैं हम, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, एंड वी से दैट यहाँ पर जो इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन किस केस में इक्वालिटी आती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, दोनों के अगर आर्ग्यूमेंट्स इक्वल रहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आर्ग्यूमेंट्स इक्वल रहते हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट। इसका क्या मतलब होगा, अगर इसे हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये केस होता है, दिस इज ओरिजिन, समवेयर यहाँ पर z1 होगा और समवेयर यहाँ पर z2 होगा, मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सेम ही होने चाहिए, ठीक है। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z1 एंड z2 दोनों जो है वो ओरिजिन के सेम साइड पर लाई करते हैं और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा है वो है मॉडुलस ऑफ z², राइट, z² एंड प्लस इस -1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये हो गया हमारा z1, ये हो गया हमारा z2। ओके, इक्वल्स, this is equal to modulus of z² को we can write here in this form, modulus of z² as well, and यहाँ पर +1 को मैं लिख सकता हूँ mod of -1, ठीक है। तो ये जो है वो exactly इस पैटर्न पर आ गया अभी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर z1 क्या है z² एंड z2 क्या है -1, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर z² एंड -1, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सेम होंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z² should be equal to argument of -1। Is this clear? अब z² के आर्ग्यूमेंट को हम लिख सकते हैं 2 times of argument of z is equal to argument of -1 क्या होगा 2n pi plus pi where n is an integer। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z is n pi plus pi/2 where n is an integer, right। अब देखो इसका क्या मतलब होगा कि z का जो आर्ग्यूमेंट है वो n pi plus pi/2 होना चाहिए। अगर मैं आर्गन प्लेन की बात करूं तो n pi से हम यहाँ और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, प्लस pi/2 अगर ऐड करेंगे तो हम इस एक्सिस पर आ जाएंगे, और इसमें अगर हम pi/2 ऐड करेंगे तो हम इस एक्सिस पर आ जाएंगे, राइट। सो इससे हमें z का लोकस क्या मिल रहा है, इमेजिनरी एक्सिस।
right? So z lies on imaginary axis over here. Okay, so option कौन सा होगा? D option. ठीक है, an easy question, direct question based on the concept of inequality. तो एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है? अगर ये मेथड क्लिक नहीं हो रहा हो तो दूसरा मेथड ये है कि z को x प्लस आई वाई लिख दो और x एंड y में लोकस फाइंड कर लो और वहाँ से इमेजिनरी एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स 0. तो z को इक्वल्स x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट करने से भी आपको यहाँ पर x इक्वल्स 0 वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस वहाँ से भी आंसर आएगा. दैट इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा ITF का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द इंटीग्रल ऑफ tan x अपॉन tan x प्लस cot x dx limits are tan inverse a to cot inverse a for a belongs to real numbers cannot take the value. Now options are, first option is 5 by 2, second option is 0, third option is 5 by 4 and D option is 3 pi by 4. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट्स से the value I is equal to your tan inverse A to cot inverse A and values क्या है यहाँ पर? This is tan x upon tan x plus cot x dx. So let's say I is equal to this. ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, which property? So property of definite integration अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम we can say that this is also equal to I is equal to tan inverse A to cot inverse A. Now these are the limits over here. एंड यहाँ पर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? tan inverse a plus cot inverse a is pi by 2 over here. So we can write this as tan of, so a plus b minus x से रिप्लेस कर सकते हैं x को. ओके, तो tan of a plus b से वैल्यू क्या आ जाएगी? pi by 2 minus x एंड अपॉन यहाँ पर भी लिख सकते हैं tan of pi by 2 minus x plus cot of pi by 2 minus x dx. Okay, so if you cannot recall the property, so the property is if I is equal to, let's say, your a to b fx dx, then this is also equal to integration of this f of, यहाँ पर ये जो x लिखा है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं a plus b minus x से. So argument को you can replace with the sum of limits minus x. Okay, so this is the property basically. इस property का हमने यहाँ पर use किया है. तो tan inverse a plus cot inverse a की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों का सम pi by 2 होता है, तो हमने pi by 2 minus x से रिप्लेस कर दिया. अभी यहाँ से we can say I is equal to tan inverse a to cot inverse a, और ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी? cot x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज अगेन tan x प्लस cot x, राइट? सो tan x प्लस cot x dx, राइट? लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यू कैन सी लिमिट्स आर सेम ओवर हियर, राइट? तो न्यूमरेटर में tan x प्लस cot x आएगा और यहाँ पर tan x प्लस cot x डिनोमिनेटर में रहेगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? तो 2i की वैल्यू 1 प्लस 2, if we write 1 plus 2, if you write, you will get 2i equals, okay, tan inverse a to cot inverse a, and यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? tan x plus cot x upon tan x plus cot x. So this is tan x plus cot x upon tan x plus cot x dx. ये 1 हो गया, राइट? सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा. तो यहाँ से i की वैल्यू हम लिख सकते हैं i विल बी हाफ ऑफ, ये इंटीग्रेशन हो गया 1, ये 1 हो गई वैल्यू, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? cot इनवर्स माइनस tan इनवर्स है. तो हाफ ऑफ वी कैन राइट cot इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a. ओके,
दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज पाई बाई 2, राइट? सो cot इनवर्स a वी कैन राइट हियर, ओके। ओके, सो इस वैल्यू को अगर हमें आगे लिखना है, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज सी cot inverse a we can write as pi by 2 minus tan inverse a, right? Or we can write tan inverse a as pi by 2 minus cot inverse a, right? So we can write this as half of this is pi by 2 minus tan inverse a. So this is pi by 2 minus tan inverse a and minus tan inverse a, right? So this will become twice of tan inverse a, right? So this is half of pi by 2 minus twice of tan inverse a, right? This is I. तो यहाँ से अगर हम tan inverse a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, tan inverse a की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो twice of I एंड देन आगे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हमने tan inverse a की वैल्यू फाइंड करी तो tan inverse a क्या हो जाएगा, देखो। और बेसिकली हमें यहाँ पर I की रेंज फाइंड करनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग tan inverse a, व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली यहाँ पर रेंज हम फाइंड कर सकते हैं इसकी I की यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखो इसकी tan inverse a की जो मिनिमम वैल्यू है, tan inverse a की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई बाई 2, राइट? अगर हमने माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो I की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, राइट? अगर हमने tan inverse a की मैक्सिमम वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमें I की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम के लिए मिनिमम, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है tan inverse की, पाई बाई 2, वो भी अप्रोचिंग वैल्यू है, राइट? सो जब ये पाई बाई 2 होगा तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई, सो दिस इज माइनस पाई बाई 2 एंड हाफ, सो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी वैल्यू, राइट? सो मिनिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टू माइनस पाई बाई 4। सो I की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 4 पर मिनिमम अप्रोचिंग रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसे tan inverse a को मिनिमम लिखना पड़ेगा। tan inverse a की मिनिमम अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2, सो माइनस पाई बाई 2 इंटू 2, माइनस पाई बाई 2 इंटू 2 इज माइनस पाई, और ये पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 इज 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 इज 3 पाई बाई 4, सो माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4, ये रेंज है I की, राइट? उसने ये पूछा है कि इंटीग्रल दिस वन कैन नॉट टेक द वैल्यू, सो पाई बाई 2, ए ऑप्शन इज पाई बाई 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, 0 भी आ रहा है इसमें, ये ऑप्शन इज पाई बाई 4 भी इसमें है, and D option is 3 pi by 4. 3 pi by 4 is not included here. Okay, so D option is correct. Okay, so fifth का आंसर हो जाएगा D option. Okay, next question. Next question is, if the eccentricity of an ellipse is 1 upon root 2 and F and F dash are its foci, B is an extremity of its minor axis, then angle FBF dash is, ऑप्शंस दे रखे हैं 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड डी ऑप्शन इज 90 डिग्रीज। तो इसमें एक्चुअली एलिप्स का क्वेश्चन है ये। एलिप्स एक ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। ओके, सो इसमें एफ एंड एफ डैश आर द फोकाई, दीज आर द फोकाई, बी एक्सट्रीमम है माइनर एक्सिस का, सो बी ये पॉइंट है, इसे यहाँ से ज्वाइन करा है एंड इसे भी यहाँ से ज्वाइन करा है, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी दे रखी है 1 बाई रूट 2, और ये बोला है एक्सेंट्रिसिटी दे रखी है, ये पूछा है कि एफ बी एफ डैश ये टोटल एंगल क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, राइट? ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल एंगल्स हैं, राइट? अगर हम इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं
तो OB की जो वैल्यू, OB is B basically, right? So OB is B, which is A times square root of 1 minus E square, right? Okay, so this is the value. अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं OB की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्सेंट्रिसिटी इज 1 बाई रूट 2, सो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज़ 1 बाई 2. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? A बाई रूट 2, राइट. और अगर हम OF की वैल्यू फाइंड करते हैं तो OF क्या है बेसिकली? AE लेंथ, OF की लेंथ AE. सो E की वैल्यू भी रूट 2 है, सो ये अगेन A बाई रूट 2 है. अब देखो इस ट्रायंगल में दिस OF इज इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट, एंड ये एंगल 90 है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45. ये भी एंगल कितना हो गया? 45. एंड ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 45 है तो ये भी 45 है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज, राइट. आसान सवाल था. ऑप्शन आंसर क्या है? आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, सिक्स्थ वन इज इजी. सो सेवेंथ क्वेश्चन इज द लॉजिकल स्टेटमेंट P implies Q or P implies not Q is. Option A is a contradiction, option B is a tautology, option C is contrapositive of Q implies not P, and option D is converse of P implies not Q. ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रुथ टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी. ओके, तो ट्रुथ टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ओके, सो यहाँ पर एक हमने टेबल ड्रॉ कर ली. लेट्स से दिस इज P ओवर हियर. ओके, हमें P की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर Q की रिक्वायरमेंट है, तो Q को भी हमने ड्रॉ कर दिया. ओके, इसके बाद हमें नॉट Q की रिक्वायरमेंट है, तो नॉट ऑफ Q को ड्रॉ कर दिया हमने. फिर हमें P इम्प्लाइज Q की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम P इम्प्लाइज Q को भी ड्रॉ कर देते हैं. इसके बाद P इम्प्लाइज नॉट Q चाहिए, तो P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q. एंड फिर ये जो स्टेटमेंट लिखा है, लेट्स से दिस स्टेटमेंट इज R, तो हम यहाँ पर R लिखते हैं. ओके, और इनके करस्पॉन्डिंग टेबल ड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स. यहाँ पर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. नॉट क्यू लिखा है, इसका नेगेशन होना चाहिए. ट्रू के करस्पॉन्डिंग फॉल्स वैल्यू आ जाएगी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू, इसके करस्पॉन्डिंग फॉल्स, इसके करस्पॉन्डिंग फॉल्स. इसका नेगेशन लिखा है यहाँ पर. P इम्प्लाइज Q. सो हमें इन दोनों टेबल्स को, इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करना है. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी पे ट्रू रहेगा. सो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स पे फॉल्स रहेगा. ओके, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है. P इम्प्लाइज नॉट Q है. कौन कौन सा टेबल कॉलम यूज़ करना है हमें? ये वाला और ये वाला, राइट. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स पे फॉल्स रहेगा. फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, ट्रू है, एंड देन यहाँ पर भी ट्रू है, राइट. एंड इसमें हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, राइट. इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, ये ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू एज वेल. okay, this is true and this is true. You can see this is always true, so this statement is a tautology. okay, so answer क्या होगा हमारा? answer is B option. So eighth question is, from the set of first n natural numbers, a number P is removed, the average of remaining numbers is 5, find the sum of all the possible values of n. Option A is 3, option B is 27, option C is 17, and option D is 37. Okay, so इस particular question में क्या given है? Set of first n natural numbers given है. Okay, so let's take 1, 2, 3, 4, 5 and till n. Okay, so this is the set of first n natural numbers. okay, इसमें ऐसा बोला है कि एक नंबर को इसमें से रिमूव किया है, एक नंबर p को रिमूव किया है. अब जो भी एवरेज है रिमेनिंग नंबर्स का, रिमेनिंग कितने नंबर्स बच जाएंगे? n-1, उनका एवरेज 5 है, और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बचेंगे? n-1, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 5 into n-1, राइट. सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ द remaining numbers is equal to what? 5 into
n माइनस वन, राइट, ये सम होगा रिमेनिंग नंबर्स का, राइट, 5 इंटू n माइनस वन, राइट। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि ये बताओ किस नंबर को रिमूव करोगे, ओके, टोटल सम कितना है, 1 से लेकर n तक का सम क्या है, 1 से लेकर n तक का सम क्या है, द सम इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स, n natural numbers is n into n plus 1 by 2, राइट। अब इस टोटल सम में से किस नंबर को रिमूव करें इस टोटल में से जिससे रिमेनिंग नंबर्स का सम मैक्सिमम हो, राइट। अगर मैं ये पूछता हूँ तो तुम ये बोलोगे कि जैसे उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है, उसे रिमूव कर दो तो रिमेनिंग n-1 नंबर्स का सम मैक्सिमम रहेगा, राइट। तो इस जो रिमेनिंग नंबर्स का जो सम है वो मैक्सिमम तब रहेगा जब हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिमूव करते हैं, और रिमेनिंग नंबर्स का सम मिनिमम रहेगा जब हम मैक्सिमम नंबर को रिमूव कर देते हैं टोटल सम में से, राइट। सो देखो सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स गिवन क्या है, 5 इंटू n माइनस वन, राइट, 5 इंटू n माइनस वन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब अकर होगी, जब हम मिनिमम नंबर को रिमूव करते हैं टोटल सम में से। टोटल सम कितना है, n स्क्वायर प्लस n बाई टू। इसमें से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हम पूरे सम में से मिनिमम वैल्यू को रिमूव करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम इज़ 1। सो इसमें से अगर हमने मिनिमम 1 को रिमूव कर दिया तो ये जो सम है वो मैक्सिमम अटेन कर रहा होगा, राइट। और ये सम मिनिमम कब होगा, जब हम टोटल सम में से, टोटल सम क्या है, n स्क्वायर प्लस n बाई टू, इसमें से अगर हमने मैक्सिमम को रिमूव कर दिया, मैक्सिमम नंबर इज n, इसको रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग सम है उसकी मिनिमम वैल्यू अटेन होगी, राइट। सो ये इनइक्वालिटी हमें यहाँ से मिल रही है, राइट। इसे अगर सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये क्या मिलेगा, n इंटू, देखो n माइनस वन बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू, देखो माइनस टू ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा n प्लस टू इंटू n माइनस वन बाई टू। अब देखो n माइनस वन का फैक्टर कैंसिल हो गया तो इवेंचुअली क्या बचेगा, n बाई टू लेस देन इक्वल्स टू 5 लेस देन इक्वल्स टू n प्लस टू बाई टू, राइट। इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा, n इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड इन दोनों को क्लब किया तो ये 10 हो जाएगा और माइनस टू 8। सो क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, राइट। सो n 8 के इक्वल है या बड़ा है और n 10 के इक्वल है या छोटा है। तो इन दोनों को अगर हमने यूज़ किया साइमल्टेनियसली, एंड लिखा है, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, तो यहाँ से n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारे पास, 8, 9 एंड 10, राइट। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं n की, n इज अ नेचुरल नंबर। इन दोनों का सम क्या है, सम इज 27। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। 8th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 9th question is from vectors. The question is, if a vector equals I cap plus j cap, b vector equals I cap plus k cap, then a cross b cross of a, then again cross of a cross of b is equal to, first option is I plus j cap plus k cap, b option is twice of I cap plus 2j cap minus k cap, third option is minus I cap plus j cap plus k cap, and D option is I cap minus j cap plus k cap. Okay, so this is the question. Vectors का सवाल है, ये vectors का question है और vectors triple product का ये question है, ठीक है। तो जो पूछा गया है this statement, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। लेट्स से अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ a क्रॉस b, तो मुझे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सो मैं अगर इसे लिखता हूँ a क्रॉस b, ओके, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, राइट। फिर अगर मैंने इस वेक्टर a को इस तरफ लिखा तो ये अगेन एक फिर से नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, जिससे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड देन इवेंचुअली एक b के साथ भी क्रॉस है, तो अगर मैंने b के साथ क्रॉस लिया तो ये फिर नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन है, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं a क्रॉस b की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर एंड देन a डॉट b माइनस b वेक्टर a डॉट a, राइट। So this is basically mod a square, right, or I'm writing
a डॉट ए, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। फिर इसका हमें a के साथ क्रॉस लेना है एंड इवेंचुअली b के साथ इसका क्रॉस लेना है, ठीक है। अभी देखो a क्रॉस a की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो a क्रॉस a इज 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस a क्रॉस a 0 हो गया, माइनस अब a क्रॉस b लिखना है यहाँ पर, राइट। सो माइनस यहाँ पर दिस वैल्यू इज a क्रॉस b, ओके। सो दिस वैल्यू ओवर हियर इज माइनस, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ a डॉट a को मॉड ऑफ a स्क्वायर, राइट। सो इसे मैं मॉड ऑफ a स्क्वायर लिखता हूँ, ये स्केलर वैल्यू है। फिर यहाँ पर दिस वैल्यू इज बिकम a क्रॉस b, राइट। सो दिस इज a क्रॉस b ओवर हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अभी से लिखना है माइनस b क्रॉस दिस वैल्यू, राइट। दिस इज माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये स्केलर वैल्यू है मॉड ए स्क्वायर, इसे हम बाहर लिख सकते हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज इवेंचुअली इक्वल टू mod a square, right? This is mod a square and b cross this value will get, right? So यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, b vector cross and then we have a cross b, right? a cross b and then this value is there, right? Okay, so this is eventually this value. अब इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो b क्रॉस this would become mod a square times, right? This is a vector and b dot b is mod b whole square minus, then it would become b vector and then a dot b, right? ये a dot b बन जाएगा, right? अभी देखो यहाँ से a वेक्टर हमें पता है, तो a वेक्टर पता है अगर हमें, तो मॉड a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 2, मॉड b स्क्वायर की वैल्यू स्टिल देखो 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 2, राइट। a डॉट b की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं a डॉट b, तो देखो क्या आएगा, i डॉट i is 1 प्लस then i डॉट k is 0 plus j dot I is 0 plus j dot k is 0 again. So this value is 1. a dot b की वैल्यू 1 है, mod b square 2 है, so इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, twice of, ये 2 है, 2 times of a vector. What is a vector? a vector is I plus j, फिर minus of, और b vector आएगा, b vector क्या है, I cap and k cap minus k cap, okay. So this is the value, देखो 2i minus i हो जाएगा, so this is twice of i, j का component effectively coefficient क्या है 2, so 2j and k का coefficient effectively minus है, so minus of k, so twice of 1 2 minus 1, twice of 1 2 minus 1, so ये आंसर हो जाएगा, 9th का आंसर बी है, ओके। सो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। 9th क्वेश्चन इज डन। 10th question. Okay, so 10th question is, if f dash x equals gx plus x upon fx and g dash x plus fx equals x upon gx, where f and g are differentiable functions, f1 equals 1, g1 equals root 2, then we have to find the value of f2 whole square plus g2 whole square, okay. First option is 19, second option is 9, third option is 10 and d option is 12, okay. So इस क्वेश्चन में अगर हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट किया तो यहाँ पर f डैश x इंटू एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि f डैश x इंटू एफ एक्स, देखो एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया एफ एक्स जी एक्स प्लस एक्स, राइट। अब सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर जी एक्स से सभी को मल्टीप्लाई किया तो जी डैश एक्स इंटू जी एक्स, जी डैश एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ये x रहेगा, ये एफ एक्स जी एक्स बनेगा, इधर आकर के ये क्या हो जाएगा x माइनस एफ एक्स जी एक्स,
राइट। अभी देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, राइट। इफ वी ऐड these two we'll get 1 plus 2 is f dash x fx f dash x into fx plus g dash x into gx is equal to twice of x, right। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर, तो dx is equal to this dx, right। सो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, fx होल स्क्वायर प्लस gx होल स्क्वायर एंड अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। अभी हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इट इज गिवन कि 1 पर f की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू √2 है, राइट। सो इफ यू पुट x इक्वल्स 1 इन दिस वन, f की वैल्यू 1 है, सो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, g की वैल्यू √2 है, सो ये 2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू x इक्वल्स 1 लिखा है, सो 1 प्लस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ। सो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, कांस्टेंट इज हाफ। कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, fx होल स्क्वायर, ओके, प्लस gx होल स्क्वायर, राइट। ओके, this value is equal to, or let's say this upon 2 is equal to x square plus half, right। अब इसमें पूछा है कि x equals 2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so we'll get f2 whole square plus g of 2 whole square is equal to, now this is 2x square, so 2 into 2 square plus 1 which is 9। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9, 10th का आंसर हो गया 9, ओके, डन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल tangents that can be drawn to the curve y square plus 2xy plus x square plus 2x plus 3y plus 1 equals 0 from the point 1 comma minus 2 is, option A is 1, option B is 2, option C is 0 and option D is 3, okay। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, रियल टैंजेंट्स का नंबर फाइंड करना है जो कि इस गिवन कर्व पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट दे रखा है 1 कॉमा माइनस 2, यहाँ से हमें टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ओके। तो सबसे पहले हम इस कर्व को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, ये कर्व कौन सा है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसे अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर is equal to negative of 2x plus 3y plus 1, right, okay। So this is of the form L1 whole square is equal to L2. What is L1 and what is L2? L1 is a linear expression of x and y, L2 is a linear expression of x and y, where L1 and L2 they are not identical, L1 और L2 आर नॉट आइडेंटिकल, ओके। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये जो फॉर्मेट है L1 स्क्वायर इक्वल्स L2, ये जो फॉर्मेट है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, राइट, दिस वी नो, L1 स्क्वायर इक्वल्स L2 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला इफ दे आर हियर दे आर नॉट आइडेंटिकल, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ पैराबोला, ओके। सो इफ दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला, तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रियल टैंजेंट्स फाइंड करने हैं फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 2, राइट। सो वी नो दैट S1 अगर पॉजिटिव है, S1 व्हाट इज S1, इस पॉइंट को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी वो S1 है, राइट। सो S1 अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला, 2 रियल टैंजेंट्स कुड बी ड्रॉन। अगर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, S1 इज 0, तो number of tangents will be 1, and if S1 is negative as in the point lies inside the parabola, तो क्या होगा,
रियल टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, एंड हम चेक करेंगे। तो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x is 1, this is -2, then plus x square, so plus 1 का whole square plus twice of 1 plus 3 times of -2 plus 1, ठीक है। इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 4 -4 इट्स कैंसल्ड, plus 1 plus 2 3 and plus of -6 and then plus 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितनी है, 3 + 1 4 -2, इसकी वैल्यू क्या है, -2 है, विच इज़ नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला। सो हियर इट implies that the point, what is the point? Point is 1, -2, it lies inside the parabola. It lies inside the parabola. So अगर ये पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है तो रियल टेंजेंट्स कितने होंगे, 0. So answer is 0, C option. So 11th का आंसर होगा C option. So 12th question is, P is an orthogonal matrix and A is a periodic matrix with period 4. Q equals PA P transpose, then X equals P transpose Q raised to power 20 21 P is equal to. First option is A, second option is B square, C option is A cube and D option is A raised to power 4. Okay, so for solving this question, let's see, इसमें given क्या है, given है P is an orthogonal matrix, right? So क्या condition होनी चाहिए, P and P transpose is equal to I, ये orthogonal matrix की property है, right? A is a periodic matrix with period 4. So what we can say, if A is a periodic matrix with period k, what we say is A raised to power k plus 1 is equal to A. यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 4 है, right? So periodic matrix with period 4, we have to write A raised to the power 5 is equal to what? Is equal to A, right? And see, what we have to find is, we have to find X equals P transpose Q raised to the power 20 21 P. So basically हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, हमें Q raised to the power 20 21 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? सो पहले Q की वैल्यू ये लिखी है, PA P ट्रांसपोज, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं Q raised to the power 20 21, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली PA P ट्रांसपोज raised to the power 20 21, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, PA P ट्रांसपोज raised to the power 20 21, राइट? अभी क्या होगा, PA P ट्रांसपोज जो है वो 20 21 टाइम्स लिखना होगा हमें, राइट? ये सारे इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट? तो देखो पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न ये दिखेगा, PA P ट्रांसपोज, ये फर्स्ट टाइम लिखा मैंने, इसे 20 21 टाइम्स लिखना है, तो फिर क्या होगा, PA P ट्रांसपोज, फिर से PA P ट्रांसपोज, एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू 20 21 टाइम्स, लास्ट में फिर से PA P ट्रांसपोज दिखेगा, राइट? अभी देखो हमें ये पता है कि P P ट्रांसपोज की वैल्यू I है, राइट? अभी देखो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, P P ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, दिस इज I, P P ट्रांसपोज इज I एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P, राइट? सो देखो P ट्रांसपोज इंटू P, इसकी वैल्यू भी I है, राइट? सो ये I हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला भी I हो जाएगा, और ऐसे हमें पैटर्न्स I के मिलते रहेंगे यहाँ पर, राइट? ये लास्ट वाला भी I बनाएगा, राइट? सो इफेक्टिवली ये I हो गया, बचेगा क्या, PA, I को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स सेम मिलता है अगर ऑर्डर सेम है, इफ इट इज मल्टीप्लिकेबल, राइट? सो PA, यहाँ से देखो ये फर्स्ट वाला जो हमने Q लिखा था, फर्स्ट वाले Q से एक A मिल रहा है हमें, राइट? 1A, फिर सेकंड वाले Q से हमें फिर से एक A मिलेगा, थर्ड वाले से भी एक A मिलेगा, एंड सिमिलरली लास्ट वाले से भी एक A मिलेगा हमें। सो A कितने टाइम्स मिलेगा, 20 21 टाइम्स, राइट? सो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये PA कितनी बार मिल रहा है, 20 21 टाइम्स, बाकी सारे I हैं, राइट? P ट्रांसपोज इज I, P ट्रांसपोज इंटू P इज I एंड सो ऑन। सो I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो P इंटू A रेज़ टू द पावर 20 21, और लास्ट में ये P ट्रांसपोज ये वाला बच जाएगा, राइट? सो इसे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर P ट्रांसपोज, ऐसा हमने लिख दिया, राइट? सो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू है Q रेज़ टू द पावर 20 21 की, राइट? अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, X इक्वल्स, अब देखो X की वैल्यू क्या है, P ट्रांसपोज
देन P ट्रांसपोज के बाद क्या है, Q रेज़ टू पावर 2021, राइट। सो Q रेज़ टू पावर 2021 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू A रेज़ टू पावर 2021, और फिर इसके बाद वैल्यू क्या लिखी है, P ट्रांसपोज, राइट। दिस इज P ट्रांसपोज। ये किसकी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये Q रेज़ टू पावर 2021 की वैल्यू है। इसके बाद एक और P यहाँ पर लिखा है, राइट। इसके बाद ये तो Q रेज़ टू पावर 2021 की वैल्यू, इसके बाद एक और P लिखा है, राइट। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज I, एंड इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज I एज वेल। सो इवेंचुअली x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, A रेज़ टू पावर 2021, राइट। राइट, A का पीरियड क्या है, A इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4, सो इवेंचुअली दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसे लिख सकते हैं A रेज़ टू पावर 4 raised to power, now this is 4 raised to power some integer plus 1, let's say this could be written as A raised to power 4 into, okay, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, wait, this could be written as A raised to power 4 into, let's say 505, right, plus 1, right. So ये A raised to power n के plus 1 फॉर्मेट का है, right. If a periodic matrix A is of period 4, or let's say period k, then A raised to power k plus 1 is A raised to power n k plus 1 is A as well, where n is a natural number. तो ये उस पैटर्न का आ रहा है, A raised to power n k plus 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, this will be equal to A, because इसका पीरियड क्या है, पीरियड 4 है। तो पहले A आएगा, फिर A raised to power 5 पर फिर से वैल्यू A आ रही है, फिर A raised to power 9 पर फिर से वैल्यू A आएगी, 4 के इंटरवल पर जो भी पार्ट्स मिलेंगे उन सभी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, A, राइट। सो ये 4 के इंटरवल पे ये वैल्यू आ रही है, राइट। 4 इंटू n प्लस 1 फॉर्मेट का नंबर है, सो इवेंचुअली इसकी वैल्यू भी A हो जाएगी। सो x हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू A, राइट। सो क्लियर है, 12th का आंसर क्या होगा, 12th का आंसर इज A ऑप्शन, द वैल्यू इज A, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th वन। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर से था, ठीक है, ओके। 13th वन, अब 13th क्वेश्चन इज, इफ 3 times of h of x square plus x plus 1 plus h of x square minus 2x plus 2 is equal to 4x square plus x plus 9 for x belongs to real numbers where h is a function defined from real to real, find the value of h of 2. Option A is 2, option B is 4, option C is 3 and option D is 5, okay. So अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि h एक फंक्शन है जिसमें इनपुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इनपुट है, राइट। यहाँ पर भी h एक फंक्शन है जिसमें क्वाड्रेटिक इनपुट है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और ये जो है वो इन दोनों का जो सम आ रहा है, सम हमें क्या मिल रहा है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, राइट। तो जो आउटपुट है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। इनपुट भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो h को कैसा होना पड़ेगा, h को एक लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगर h लीनियर फंक्शन है तो h को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, h कुड बी अज्यूम्ड एज ax प्लस b, राइट। सो लीनियर फंक्शन है, तो h ऑफ x को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ax प्लस b फंक्शन है, ठीक है। जिसमें देखो ये इनपुट है, x इज द आर्गुमेंट ओवर हियर, x इनपुट है h का, यहाँ पर ये x इनपुट है। तो इस h में ये जो फंक्शन है इसमें इनपुट क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो भी x लिखा है उसकी जगह पर ये लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर भी जो x लिखा है इसकी जगह पर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट जो भी है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, ओके। नाउ h ऑफ दिस फंक्शन इज ax प्लस b, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स, अब x की जगह पर ये लिखना है हमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट, दिस प्लस b, तो ये क्या फंक्शन हो गया, h ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके। इसके बाद जो आगे लिखा है वो है, अब देखो h ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो इसमें जो इनपुट है वो ये फंक्शन है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स दिस वैल्यू प्लस b, राइट। सो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, a times this value. What is this value? X square minus 2x plus 2 plus b, right? Plus b is equal to,
अब इक्वल टू क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, राइट। अभी क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर का नेट कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पर x स्क्वायर का नेट कोएफिशिएंट पता है, कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर देंगे तो a एंड b की वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। अब बताओ यहाँ पे x स्क्वायर का नेट कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ से 3a, राइट, यहाँ से 3a दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है प्लस a, सो इवेंचुअली ये 4a हो गया, राइट। प्लस x का नेट कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का यहाँ से कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है a और मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या हो जाएगा ये 3a, और यहाँ से क्या मिल रहा है x का कोएफिशिएंट -2a, राइट, दैट्स इट। और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म हो रहा है यहाँ पर a प्लस b और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू, अब इधर देखते हैं, इधर ये क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, राइट। अभी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं, राइट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, व्हाट डू वी गेट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ओके। तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं, x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 4a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 4, सो व्हाट डू वी गेट 4a इक्वल्स 4 एंड फिर x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x का नेट कोएफिशिएंट यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर क्या है 1 है, सो एंड a इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5a प्लस 4b, तो हमें क्या मिल रहा है 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 9, राइट। अब देखो a की वैल्यू 1 है, यहाँ से भी a 1 मिल रहा है, राइट, यहाँ से भी a 1 मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज एक्सेप्टेबल, राइट। एंड अब a की वैल्यू को यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको दिख रहा है कि b की वैल्यू भी 1 है, राइट, यहाँ से, सो एंड b इक्वल्स 1, राइट। सो a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है, तो hx जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, hx विल बी x प्लस 1, राइट। सो hx जो फंक्शन हमें मिल गया, ये सिंपल सा फंक्शन मिल गया x प्लस 1 लीनियर फंक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h ऑफ 2, सो h ऑफ 2 will be equal to 2 plus 1 which is equal to 3, okay। so आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज C ऑप्शन, 13th का आंसर C ऑप्शन, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, okay। 14th question is if a b c belongs to R plus such that a plus b plus c equals 5 and a square plus b square plus c square equals 9, then minimum value of ab is, A option is 5 by 4, B option is 7 by 4, C option is 3 by 4 and D option is 1, okay। so इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू 5 है, राइट। सो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, एंड क्या गिवन है, इसके बाद ये गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 9, राइट। सो देखो इन दोनों को देखकर हमें एक आइडेंटिटी ध्यान में आ रही है, आइडेंटिटी क्या है a प्लस b प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। सो आइडेंटिटी अगर हम यूज करते हैं उस आइडेंटिटी को तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, okay, so this identity everyone knows in 11th standard, a plus b plus c whole square minus a square plus b square plus c square, okay, so this is the identity। अब इसमें इसकी वैल्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, so ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ, स्क्वायर करेंगे 25 और इसकी वैल्यू 9 है, so ये कितना हो जाएगा 25 minus 9, right, upon 2 it will be 8, right। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो गई 8, राइट, ओके। सो इसकी वैल्यू 8 है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, राइट। सो ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी इज इक्वल टू, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 8 माइनस बी सी प्लस सी ए आएगा, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं सी इंटू ए प्लस बी, राइट, ओके। सो देखो ये क्लियर है, यहाँ से हमने यूज किया इसे, राइट। अभी देखो ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, मिनिमम फाइंड करनी है, तो 8 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो ए बी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, राइट। सो वी कैन राइट हियर ए बी मिनिमम इज इक्वल टू 8 माइनस दिस
मैक्सिमम, तो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो इसके लिए हम देखो ये प्रोडक्ट लिखा है, AMGM सोच सकते हैं, तो अगर हमने AMGM यूज किया C इंटू A प्लस B पर, तो क्या होगा, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM, ज्योमेट्रिक मीन, राइट। किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम, C एंड A प्लस B, इन दोनों नंबर्स पर, तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस B एंड देन प्लस C अपॉन, तो हमने इन दोनों नंबर्स पर यूज किया AMGM, तो अपॉन 2 लिखना पड़ेगा बिकॉज दो नंबर्स लिए हैं, एक फर्स्ट नंबर इज A प्लस B, सेकेंड नंबर इज C, राइट। सो AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, GM क्या हो जाएगा, A प्लस B इंटू C रेज्ड टू द पावर हाफ, राइट। अभी देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 5, सो ये कितना हो जाएगा 5/2, और इधर पावर में हाफ लिखा है रूट, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A प्लस B इंटू C, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके स्क्वायर के जितनी, स्क्वायर कितना है 25/4, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि A प्लस B इंटू C इज लेस देन और इक्वल्स टू 25/4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। सो हम लिखते हैं यहाँ पर AB मिनिमम, राइट, इज इक्वल टू 8 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 25/4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया AB मिनिमम का, राइट। इसमें यही पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ AB इज, आंसर क्या हो गया 7/4, ऑप्शन इज B ओवर हियर, राइट। सो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इनइक्वालिटीज हमने यूज कर लिया है, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से है, वेक्टर 3D से है। क्वेश्चन इज कंसीडर अ पैरेललोपाइड formed by OA vector, OB vector and OC vector as 3 coterminous edges where point A is 1, 2, 3, point B is 1, 0, 1, point C is 0, 4, 3 and O is origin. Then we have to find the length of altitude drawn to the base having OB vector and OC vector as sides is. Now first option is, A option is 1/√41, option B is 2/√41, option C is 3/√41 and option D is 4/√41. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो पैरेललोपाइड गिवन, राइट। सो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, OA वेक्टर, लेट्स से यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वी कैन राइट योर volume of parallelepiped, okay, यहाँ पैरेललोपाइड क्या फॉर्म हो रहा है, दिस पैरेललोपाइड इज इक्वल टू, अब देखो ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम देता है, राइट। सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 कोटर्मिनस एजेस, राइट, कोटर्मिनस वेक्टर्स, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, OA वेक्टर, देन वी हैव OB वेक्टर एंड देन वी हैव OC वेक्टर, ये क्या फॉर्म करेगा, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देगा, राइट। नाउ दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। सो बेस इसमें क्या लिया है हमने, बेस लिया हमने OB एंड OC, राइट। सो OB एंड OC से जो भी वॉल्यूम, जो भी एरिया बन रहा है, उस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव टू से इज एरिया ऑफ द बेस, राइट, एरिया ऑफ द बेस, ओके, दिस इनटू हाइट, राइट। सो इनटू हाइट, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करनी है विच इज लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, राइट, हाइट फाइंड करनी। तो हमें एरिया ऑफ द बेस कैसे फाइंड करेंगे हम, OB क्रॉस OC विल गिव यू एरिया ऑफ द बेस, उसका मॉड ले लेंगे पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। सो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड करना है, दिस बॉक्स प्रोडक्ट अपॉन एरिया ऑफ द बेस, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज मॉड ऑफ, ओके, सो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइट इज इक्वल टू, लेट्स से मॉड ऑफ दिस बॉक्स ऑफ OA, OB, OC, राइट, एंड अपॉन मॉड ऑफ एरिया ऑफ द बेस, सो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, OB
क्योंकि बेस में एक्चुअली यहाँ पर बेस में यहाँ पर क्या लिया है हमने, OB एंड OC लिया है, राइट। OB एंड OC लिया है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, OB क्रॉस OC, राइट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, राइट। और ये क्या हो जाएगा, OA OB OC का बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। सो हाइट की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। मॉड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, OA वेक्टर। सो OA वेक्टर क्या है, O इज ओरिजिन, ए पॉइंट हमें पता है 1 2 3, तो इसका जो बॉक्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस डेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3, एंड फिर OB वेक्टर क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, देन वी हैव 0 4 3 0 4 3, इसका डिटर्मिनेंट अपॉन OB क्रॉस OC। कैसे फाइंड करते हैं, I कैप J कैप K कैप। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, OB। सो OB क्या है, OB इज 1 0 1, राइट। सो क्या लिखना पड़ेगा 1 0 1। OC क्या है, OC इज 0 4 3 0 4 3, राइट। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो देखो इसके अबाउट ओपन कर सकते हैं, 0 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 0 है, इसके अबाउट भी ओपन कर सकते हैं, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, लेट्स से हम इसके अबाउट ओपन कर देते हैं, ओके। डेट है, ओपन कर सकते हैं। सो अगर इसके अबाउट ओपन किया, राइट, सो दिस इज 2 1, राइट। ये नेगेटिव में आएगा -1, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज -1 मॉड ऑफ दिस इज -1 टाइम्स। अब इसे और इसे डिलीट कर देंगे, राइट। इसे और इसे डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 × 3 6 -12, राइट। सो विच इज -6, तो यहाँ पर वैल्यू -6 आ जाएगी, राइट। और दिस इज 2 3, सो ये भी नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, और ये डिलीट हो गया, राइट। सो क्या बच रहा है 4, राइट। सो माइनस ऑफ 4, ओके, दिस इज द वैल्यू। सो 6 - 4 से क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा ये, राइट। सो दिस वैल्यू इज 2 अपॉन अब देखो आई कैप के साथ क्या हो रहा है, आई कैप के साथ क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, -4 लिखा है, सो -4 आई कैप लिख दूं यहाँ पर, -4 आई कैप। जे कैप के साथ क्या आ रहा है, दिस एंड दिस गॉन, सो यहाँ पर 3 आ रही है वैल्यू, राइट। सो क्या लिख सकते हैं, -3 जे कैप, राइट, -3 जे कैप। के कैप के साथ क्या आ रहा है, ये और ये गया, सो हमें 4 मिल रहा है, सो +4 के कैप, राइट। अब देखो इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, इसका मॉड फाइंड करना है इसका, राइट। सो अगर हम इसका मॉड फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a² + 4² + 4² + 3² √41 आएगा ये, और ऊपर 2 लिखा है, राइट। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√41, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, राइट। 15th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन इज, कंसीडर द कर्व e⁻²x equals to x minus y, then the value of d² x upon dy² at x equals ln √2 is, option A is 2, option B is 3, option C is 1 and option D is -1, okay। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू d2x अपॉन dy², राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली dx/dy को एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। सो हम पहले dx/dy की वैल्यू लिख लेते हैं। तो dx/dy इज इक्वल टू व्हाट, 1/dy/dx, राइट। अभी देखो इसे हमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो हम ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। क्या मिलेगा इधर, दिस इज डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, सो ये मिलेगा हमें, राइट। इधर भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, सो d अपॉन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। ये आ जाएगा। अभी देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा हमें, d2x अपॉन dy², दिस इज द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया। इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज होगा, चेन रूल, राइट। 1/t का डेरिवेटिव क्या है, -1/t², तो क्या मिलेगा हमें, -1 अपॉन dy/dx होल स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू y मिलेगा, राइट। सो इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू
दिस y, राइट। अभी देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं -1 अपॉन dy अपॉन dx होल स्क्वायर। इसे लिखते हैं dy dx ऑफ dy अपॉन dx इंटू dx by dy, राइट। अभी देखो dx by dy को dy by dx लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, राइट। इसे dy by dx लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नेगेटिव ऑफ, यहाँ से क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस थिंग, राइट, अपॉन this dy by dx, this raised to the power 3, right? So इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये फंक्शन, राइट। गिवन इज e raised to the power 2x, ओके, e raised to the power 2x, और बेसिकली वी कैन राइट y इज इक्वल टू, y को इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस दिस, राइट। सो ये मिलेगा और प्लस 2x मिल रहा है हमें, राइट। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज 2, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ e raised to the power 2x, राइट। सो ये हो गया dy by dx। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करेंगे, -4 बना देगा ये, -4 e raised to the power 2x, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, राइट। सो ये वैल्यू है, राइट। और देखो हमें क्या फाइंड करना है, x इक्वल्स ln√2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो एट ln√2, राइट, ओके, लेट्स से इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर ओनली, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एट x इक्वल्स ln√2, राइट। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e raised to the power, अब x की वैल्यू क्या है, ln√2, राइट। सो देखो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू e raised to the power 2 टाइम्स ऑफ ln√2, राइट, 2 टाइम्स ऑफ ln√2। अब ये 2 जो है वो इस √2 की पावर में आ जाएगा, विच इज ln2 बन जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा -4 e raised to the power ln2, राइट। और e raised to the power ln2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। सो -4 इंटू 2 विच विल बी -8, राइट। सो सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स ln√2 इज -8। फर्स्ट डेरिवेटिव एट, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy by dx at x equals ln√2 is equal to, अब इसमें ln√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो e raised to the power 2x की वैल्यू कितनी मिल रही थी यहाँ पर, e raised to the power 2x is your 2, राइट। सो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इफेक्टिवली -2, राइट। सो ये -2 हो गया, राइट, और ये -8 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेंचुअली जो हमारा आंसर होगा d2x अपॉन dy स्क्वायर एट x इक्वल्स ln√2 इज इक्वल टू, अब देखो नेगेटिव ऑफ, दिस इज नेगेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, -8, सो ये -8 हो जाएगा अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, -2, सो ये -2 का क्यूब है, सो इफेक्टिवली ये 8 बाई -8 हो गया, आंसर क्या हो गया, -1, ओके। सो 16th का आंसर क्या हो गया, -1 विच इज डी ऑप्शन, ओके। 16th क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, -1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन is if g double dash x is greater than 0 for x belongs to 0 to 2 and hx equals g of 1 minus x plus 1 by 3 times g of 3x, then hx decreases in option A is half to 1 both open, option B is 0 to 1 by 4 both open, option C is 1 by 4 to half both open, option D is 1 by 2 option D is 1 to 2 both open, okay। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए क्या पूछा है हमसे, एच एक्स डिक्रीजेज इन, सो
अगर एच एक्स डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है वो पूछा गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स फाइंड करते हैं, राइट। एच डैश एक्स क्या होना चाहिए, अगर एच एक्स डिक्रीज कर रहा है किसी इंटरवल में तो एच डैश एक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो वी विल हैव टू राइट एच डैश एक्स इज नेगेटिव, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, एच डैश एक्स इज नेगेटिव, राइट। एच डैश एक्स फाइंड करते हैं, एच एक्स गिवन है, सो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, g of 1 minus x का डेरिवेटिव which is g dash of 1 minus x, राइट। और फिर 1 minus x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज -1, सो यहाँ पे -1 आ जाएगा। एंड फिर 1/3 टाइम्स g of 3x लिखा है, उसका डेरिवेटिव भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 1/3 टाइम्स प्लस 1/3 टाइम्स g डैश ऑफ 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, राइट। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज एच डैश एक्स का डेरिवेटिव विच इज नेगेटिव, राइट। सो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, g डैश ऑफ 3x, राइट, माइनस जी डैश ऑफ 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी डैश ऑफ 3x जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, जी डैश ऑफ 1 माइनस एक्स से, राइट। अभी देखो यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, जी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जी इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि जो जी डैश एक्स है वो कैसा है, वो इंक्रीजिंग है, बिकॉज उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सो जी डैश एक्स कैसा होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, इंक्रीजिंग है। तो जैसे जी डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। सो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस स्टेटमेंट से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस जी डैश फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी है, राइट। तो क्या होगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी इससे बड़ा होगा, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, 3x इज लेस देन 1 माइनस एक्स। x को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या मिलेगा, 4x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1/4। ये हमें वैल्यू मिल रही है कि x जो है वो 1/4 से छोटा होना चाहिए। एंड इट इज गिवन कि x जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x का इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x belongs to 0 to 1/4, राइट। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। सो 17th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, प्रीटी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 18th क्वेश्चन इज फ्रॉम DE टॉपिक, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो 18th क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx equals xy dx is y equals yx and y of 1 equals 1, then y of 2 equals, option A is 2e, option B is e, option C is e/2 and option D is 4e। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, x dy माइनस y dx को। इसे हम लिख सकते हैं x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हमने इस एक्स वाई को हम नीचे लेकर आ रहे हैं, तो ये इसे हमने ऐसा क्यों लिखा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अपॉन वाई बाई एक्स। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्चुअली, देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, राइट। तो इफेक्टिवली यहाँ पर एक एक्स बच रहा है, एक्स इंटू वाई इज, यहाँ पर ये एक्स वाई का टर्म बचेगा, इस एक्स वाई को हमने नीचे लिख दिया है। तो बेसिकली इसे हमने ऐसा रीअरेंज कर लिया, राइट। अब इसे दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा, इधर डी एक्स बचेगा, तो इसे हम इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और इसे इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखो इसे पैटर्न पहचानने की जरूरत है ना। ये जो है वो डेरिवेटिव है किसका, y बाई एक्स का, राइट। y बाई एक्स का डेरिवेटिव यही होगा, राइट। और ये 1/t लिखा है, तो 1/t किसका डेरिवेटिव होता है, ln t का। सो इफेक्टिवली ये ln ऑफ y बाई एक्स का डेरिवेटिव है, राइट। ln ऑफ y बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस 1/t एंड dt। सो dt की वैल्यू ये है ना। सो ये डेरिवेटिव किसका है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ y बाई एक्स, राइट। तो ये रिकॉग्नाइज करना था हमें यहाँ पर, है ना। अगर हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, इधर dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln y बाई एक्स। सो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ln ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। सो ये हमें सोल्यूशन मिल गया। और इसमें क्या गिवन है, y1 इज इक्वल टू 1,
इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जब 1 लिखोगे तो y इसमें 1 मिलेगा हमें। इसका मतलब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 1, राइट। x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1,1 बेसिकली लाइज ऑन दिस कर्व, राइट। सो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इधर क्या मिल जाएगा हमें, ln ऑफ 1 राइट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ln 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। सो c कितना हो गया, c -1 हो गया। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं c की जो वैल्यू है दैट इज -1। c -1 हो गया। इसमें क्या पूछा है, y ऑफ 2, y ऑफ 2 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 लिखो तो y की वैल्यू क्या होगी, राइट। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ln ऑफ y बाई x जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू हमें मिल रही है। बेसिकली ये फंक्शन हमें मिल रहा है और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है पहले, है ना। सो कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, कांस्टेंट इज -1 ओवर हियर, राइट। ओके, कांस्टेंट इज -1। कांस्टेंट इज -1। सो ये -1 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू बताओ, राइट। सो इसमें x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, राइट। सो यहाँ पर x इक्वल्स 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, ln y अपॉन 2, ओके, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये 1 मिल जाएगा, राइट। सो y बाई 2 कितना हो जाएगा, y बाई 2 इज e, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y upon 2 is e, which means y is 2e, right। तो आंसर क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, जब x को 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2e, राइट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज ए। सो 18 का आंसर हो गया ए ऑप्शन, ओके। ओके, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना था इसमें डी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th वन। Okay, so 19th question is from progression series. It's based on arithmetic progression, AP. So the question is, if the sum and product of first 3 terms of a decreasing AP are 54 and 5760 respectively, then the maximum possible value of sum of first n terms where n is a natural number is, first option, A option is 220, option B is 110, option C is 5050 and option D is 550, okay. This 5050, this have been a favorite number of JEE, okay. 5050, if you might be knowing, this is the sum of first 100 natural numbers, okay. 5050, okay. Okay, let's see the question. Question में क्या लिखा है, if the sum and product of first 3 terms of a decreasing AP, so AP का जो D है, D कैसा है, D is negative यहाँ पर, ठीक है। So first 3 terms of a decreasing AP are 54, तो अगर 3 terms हमें assume करने होते हैं AP में, so we know that कैसे assume करते हैं, A minus D, okay, A and A plus D। so इन तीनों का जो sum दे रखा है वो कितना है, that is 54, right। so यहाँ से D और D कैंसिल हो जाएंगे, A की वैल्यू हमें 18 मिल रही है यहाँ से, right। so A is 18 और यहाँ पर D कैसा है, D is नेगेटिव, ये गिवन है कि जो D है कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव है, राइट। सो जो AP होगा, AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP के टर्म्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म होगा A माइनस D, ओके, फिर हो जाएगा A एंड फिर होगा A प्लस D, है ना, ये AP हो जाएगा, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड AP और इसमें और भी टर्म्स आगे आएंगे, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे, राइट। दिस इज T1 बेसिकली यहाँ पर, है ना, ये T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T3 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें ये दिया है सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू 5760 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 5760। A की वैल्यू 18 है, राइट। सो हम ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। सो 18 इंटू 18 स्क्वायर माइनस D square, this is equal to 5760, right, 5760, right। so 18 square 324 minus D square is equal to, अभी क्या हो जाएगा ये 5760 upon 18, इसे कैंसिल आउट करेंगे, so 18 3 जा 54 and 36, so 20 आ रहा है, राइट। सो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D is equal to plus minus 2, right। अब देखो plus 2 तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज D is नेगेटिव, सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी,
d equals -2. Okay, because since d is negative. Okay, so d की वैल्यू -2 हो गई, तो AP क्या हो जाएगा? A is 18, so 18 minus -2, 20, 18, 16 and so on, right? So the AP that we are getting, okay, AP वो क्या हो जाएगा? 20, 18, 16, 14 and so on, right? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP. तो अब देखो ये AP क्या होगा? अभी 20, 18, 16, 14 और फिर ये डिक्रीज होते होते, सिंस सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, डिक्रीज होते होते ये क्या होगा? 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 के बाद -2, -4 एंड सो ऑन, राइट? अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे ऐड करोगे सम इवेंचुअली इंक्रीज होगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर क्या होगा? 2 तक ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, सम इंक्रीज हो रहा है, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब -2 को जब ऐड करोगे तो इवेंचुअली सम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो सम की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड करना होगा, 20 से लेकर 2 तक, ठीक है? या 0 को भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 से लेकर 2 तक को ऐड करना पड़ेगा, राइट? कितने टर्म्स हैं यहाँ से? 2 से लेकर 20 तक 10 टर्म्स हैं, दिख रहा है वो? 2 into 1, 2 into 10, राइट? 10 टर्म्स हैं। तो AP का सम क्या हो जाएगा? n/2, सो इट इज 10/2, है ना? रिक्वायर्ड सम is 10/2 into n/2 into a plus l. So a कितना है? 20 and last term क्या हो जाएगा इसका? 2. So this is how much? 5 into 22 which is 110, है ना? तो सम के मैक्सिमम वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पर। सम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज बी। सो 19th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is from determinants and matrices. Okay, so next question is, if the system of linear equations z is equal to x plus y, ax equals y plus z, x plus y equals az, has more than 2 solutions for option A exactly 2 values of a, option B exactly 4 values of a, option C infinitely many values of a, ऑप्शन डी एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ है। ओके, सो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, राइट? इस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, राइट? x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 0। फिर सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसे क्या लिख सकते हैं? ax minus y minus z, so minus y minus z is equal to 0, right? And third equation क्या है? Third equation is x plus y minus az, तो इसे लिख सकते हैं x plus y minus az is equal to 0, right? So इस equation को देख सकते हैं, equation क्या है? homogeneous system of linear equations, right? So इसके इसमें क्या दिया है? इसके मोर देन, इट शुड हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। तो इसके मोर देन 2 सॉल्यूशंस कब पॉसिबल होते हैं? जब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट होगा, उसे उसके इसमें 0 होना पड़ता है, राइट? ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से? जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसे 0 होना पड़ेगा, तभी इसके मोर देन 2 सॉल्यूशंस आएंगे। मोर देन 2 सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, राइट? मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, सो हमें बेसिकली क्या लिखना है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस will imply that of कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 1 देन -1, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? a -1 -1 फिर 1 1 minus a. Now this should be equal to 0. This should be equal to 0, right? अभी देखो इसके अबाउट अगर हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 भी कर सकते हैं, राइट? सो अगर हमने कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 किया है ना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे, राइट? यहाँ पे फर्स्ट 0 आ गया, इसके लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 1, राइट? एंड ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, राइट? ये तो सेम ही रहेंगे। सो 1 -1 1 -1 -1 -1 -a, राइट?
अब दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अभी देखो ये क्या इम्प्लाई करेगा यहाँ से इसके अबाउट ओपन कर देते हैं बिकॉज दो जीरोज आ गए यहाँ पर, तो a प्लस वन, राइट। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है a प्लस वन इन टू, राइट। अब a प्लस वन के साथ देखो ये कैंसिल हो गया और ये भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस a और ये माइनस वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा, राइट। सो माइनस a प्लस वन, राइट। और सिंस यहाँ से ओपन कर रहे हैं सेकेंड से, सो 1,2 आ रहा है ये, राइट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में तो नेगेटिव आएगा बेसिकली, बट इक्वल टू 0 है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज a इक्वल्स -1 और a इक्वल्स +1। सो a की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, a की 2, वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ a। सो 20th का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डेट 0 होगा कितनी वैल्यूज ऑफ a के लिए, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ a के लिए, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा a। तो 20th का आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। इसमें कैच क्या था इस क्वेश्चन में कि जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मोर देन 2 सॉल्यूशंस होंगे, इसका क्या मतलब होगा, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो डेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। So 21 question is from limits chapter. The question is limit n tends to infinity 7 raised to the power n plus 3 plus 5 raised to the power n minus 2 raised to the power 2n upon 7 raised to the power n plus 2 minus 2 raised to the power n plus 3 raised to the power n plus 1 is equal to. So simple limit based question है, okay। limit का n tends to infinite लिखा है, infinity लिखा है, तो इस question में हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से 7 रेज़ टू द पावर n न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो 7 रेज़ टू द पावर n अगर हमने कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 रेज़ टू द पावर n, 7 रेज़ टू द पावर n हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लिया, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। 7 रेज़ टू द पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, राइट। अब देखो 7 रेज़ टू पावर n यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पर, और ये कितना बचेगा 7 रेज़ टू पावर 2, राइट। ये क्या बचेगा, दिस इज 5/7 रेज़ टू द पावर n, राइट, माइनस ये लिखा है 4 रेज़ टू पावर n, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 4/7 रेज़ टू द पावर n, राइट। एंड यहाँ पर क्या बचेगा, -2/7 रेज़ टू द पावर n प्लस दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स, अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/7 रेज़ टू द पावर n, राइट। अभी देखो ये एक फ्रैक्शन है, राइट, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी लिमिट इज 0, राइट। सो ये 0 जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, राइट। सो इवेंचुअली क्या बचेगा, 7 रेज़ टू द पावर 3 plus 0 upon 7 raised to power 2 plus 0, right. So this is basically 7 raised to power 3 plus 0 upon 7 raised to power 2 plus 0, which is basically 7 raised to power 3 upon 7 raised to power 2, which is equal to 7, right. So 21 का आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर है। okay, next question 22। so 22 question में ये लिखा है, if the standard deviation of the data 0, 1, 2, 3, 4, 5 till 99 is k, and the standard deviation of 101, 102, 103, 104 till 200 is lambda k, then lambda is, ओके। सो क्वेश्चन में ये पूछा है, राइट। अभी देखो इसमें जो डेटा है, जो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज जो लिखी हैं, जो डेटा है वो है 0, 1, 2 से लेकर 99 तक, टोटल 100 टर्म्स हैं। सेकेंड जो डेटा गिवन है वो भी 101 to 200 लिखा है, राइट। नाउ हियर बोथ द डेटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट देयर मीन इन द सिमिलर फैशन। तो अगर दोनों डेटा मीन के अबाउट सिमिलरली डिस्पर्स्ड हैं तो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। तो अगर फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन k है, सेकंड वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन भी k होगा, लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो द आंसर इज लैम्डा इक्वल्स 1 हियर। ओके, सो 22 का आंसर लैम्डा इक्वल्स 1 हो जाएगा।
okay, because the data, both the data are similarly dispersed about their mean, okay, and dispersed about in the similar fashion about their mean, okay. Next question, 23. 23 is the coefficient of y raised to the power n square plus n minus 10 upon 2 in the expansion of y minus 1 into y square minus 2 into y cube minus 3 into y raised to the power 4 minus 4 till y raised to the power n minus n is equal to, okay. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो गिवन क्या है, गिवन इज y minus 1, ये एक्सप्रेशन गिवन है, y raised to the power 2 minus 2, y raised to the power 3 minus 3, okay, y raised to the power 4 minus 4, y raised to the power 5 minus 5, okay, and so on, okay, ये y raised to the power n minus n तक लिखा है, राइट। अब ये देखो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कुछ टर्म्स आएंगे राइट हैंड साइड पर, राइट। अभी y की, मैं ये पूछता हूँ कि y की मैक्सिमम पॉसिबल पावर एक्सपोनेंट क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पर y का पावर 1 लिखा है, यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 3, 4, 5 टिल n है, सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट in the expansion will be what, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 till n, right? So इसमें लिख सकते हैं कि maximum possible, okay, exponent of y in the expansion will be what, जब यहाँ पर सारे y के टर्म्स हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखो इसमें टर्म्स कैसे जनरेट होते हैं, इससे इस ब्रैकेट से एक टर्म आएगा, इस ब्रैकेट से एक टर्म आएगा, इस ब्रैकेट से एक टर्म आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इवेंचुअली हमें एक्सपेंशन में टर्म्स मिलते जाएंगे। लेट्स से अगर हमने यहाँ से y इन इस ब्रैकेट से y रेज़ टू 1 चूज़ किया, यहाँ से y रेज़ टू पावर 2 चूज़ किया, यहाँ से y रेज़ टू पावर 3 चूज़ किया, सभी से y के टर्म्स चूज़ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो y की मैक्सिमम पावर मिलेगी, राइट। और जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 till n, right? So 1 plus 2 plus 3 plus 4 till n. अब इसका सम क्या होता है, this is n square plus n by 2, ये मैक्सिमम पॉसिबल पावर मिलेगा, राइट। उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, बिकॉज देखो ये यहाँ से ये वाला टर्म चूज कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला टर्म, यहाँ से ये वाला टर्म, यहाँ से y का, यहाँ से y का, यहाँ से y का, तो सभी का कोएफिशिएंट 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली y की जो पावर रहेगी ये रहेगी और इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, राइट, 1, और यहाँ पर y रेज़ द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ये ऐसा दिखेगा टर्म, राइट। अभी देखो इसमें क्या पूछा है, दिस इज बेसिकली, what is this, this is basically maximum power, maximum power क्या है, n square plus n by 2 minus 5 लिखा है ये, right, माइनस 5 लिखा है ये बेसिकली। सो मैक्सिमम पावर से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, है ना। तो ये टर्म कैसे जनरेट होगा, हम कुछ ब्रैकेट से y चूज करेंगे, कुछ ब्रैकेट से हम कांस्टेंट चूज करेंगे। कांस्टेंट ऐसा चूज करना है कि y की करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पावर है उसमें 5 कम होना चाहिए, मैक्सिमम पावर जो है वो 5 से कम हो जाए, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 5 कम करना है हमें। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इस ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज किया और इस ब्रैकेट से भी कांस्टेंट चूज करते हैं, 4 वाले ब्रैकेट से, ठीक है। तो अगर इस ब्रैकेट से हमने कांस्टेंट चूज किया है तो बेसिकली हमने y रेज़ टू पावर 4 का टर्म चूज नहीं किया है, राइट। यहाँ से y रेज़ टू पावर 1 को अगर हमने चूज किया है तो बेसिकली यहाँ से हमने ये वाला टर्म y का चूज नहीं किया है, राइट। सो इवेंचुअली 1 plus 4 विच इज 5, तो 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ब्रैकेट से y के टर्म्स चूज कर रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज करेंगे, ठीक है। सो इवेंचुअली पावर जो मैक्सिमम पावर है उसमें 5 कम हो जाएगा, है ना, 5 कम हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 and 1 वाली पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, राइट। सिमिलरली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 and 3, है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज करते हैं और बाकी ब्रैकेट से, सारे ब्रैकेट से y के टर्म्स चूज कर लेंगे, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से y रेज़ टू पावर 5 वाले ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज करते हैं और बाकी सारे ब्रैकेट से हम y चूज कर लेंगे, है ना। तो इस ब्रैकेट से सिंस हमने वेरिएबल चूज नहीं किया y रेज़ टू पावर 5, तो 5 जो है वो मैक्सिमम एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो ओके, सो पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर, अगर हमने 1 4 सेलेक्ट किया, राइट, 1 4, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, है ना।
तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है ना ऑफ y रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 5 है ना। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स चूज किया है तो यहाँ से जो इसका जो कोएफिशिएंट मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, 1 and 4 चूज किया राइट। सो यहाँ से कोएफिशिएंट क्या -1 और यहाँ से कोएफिशिएंट है -4। सो क्या आ जाएगा -1 इंटू -4 राइट, -4। नाउ सिमिलरली अगर 2 3 वाला केस लेते हैं राइट, है ना 2 3 वाला केस लेते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ ये तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो 2 and 3 वाला केस लिया है तो यहाँ से -2 चूज करेंगे कांस्टेंट, यहाँ से -3 चूज करेंगे कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2 इंटू -3। अब ये वैल्यू कितनी है 4 है, ये वैल्यू कितनी है 6 है, और थर्ड केस क्या होगा 5 है ना, ये केस चूज करेंगे यहाँ पर। ओके सो यहाँ से थर्ड केस विल बी 5। तो 5 वाले केस से जो कोएफिशिएंट हमें मिलेगा वो कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो सिर्फ इस ब्रैकेट से हमें y चूज नहीं करना है, इस ब्रैकेट से हमें कांस्टेंट चूज करना है। कांस्टेंट क्या है -5। सो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी -5। सो बेसिकली ये -5 हो जाएगा। टोटल सम फाइंड करेंगे तो सम कितना आ रहा है, सम इज 5 राइट। सो नेट कोएफिशिएंट जो है वो नेट कोएफिशिएंट इज 5 ओवर हियर। सो y रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 -5, इसका जो कोएफिशिएंट होगा इवेंचुअली एक्सपेंशन में वो 5 हो जाएगा। ओके सो द आंसर फॉर 23rd क्वेश्चन इज 5। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सो 24 में क्वेश्चन इज if 3x equals y plus 2 times mod x, then x as a function of y is non-derivable at n points where n is a whole number, the value of n is, okay, so basically एक function दे रखा है इस question में y x and y का, और basically x and y में एक relation दे रखा है। x as a function of y पूछा है कि non-derivable होगा कितने पॉइंट्स पर राइट, वो पूछा है। सो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन से मॉड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव तो क्या रिलेशन मिलेगा, 3x इक्वल्स y प्लस 2x राइट। सो इवेंचुअली ये x इक्वल्स y हो गया है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज x इक्वल्स y राइट। इफ x इज नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। इफ x इज नेगेटिव तो क्या होगा, 3x इक्वल्स y माइनस 2x। सो इवेंचुअली क्या मिल जाएगा, 5x इक्वल्स y। सो x क्या हो जाएगा, y बाई 5 राइट। सो x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, x इक्वल्स ओके y एंड y बाई 5 राइट। सो y बाई 5 किस केस में ले रहे हैं, व्हेन x इज नेगेटिव, और ये लिख सकते हैं बेसिकली y ओके दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ओके। सो दो केसेस आ गए ना। अब देखो अगर हम x इन टर्म्स ऑफ y इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं है ना, इधर हम x एक्सिस लेते हैं और इधर अगर हमने y एक्सिस लिया यहाँ पर, तो x इक्वल्स y का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा है ना, दिस इज x इक्वल्स y ओके, एंड x इक्वल्स y बाई 5। इसमें स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है राइट। स्लोप अगर कम है तो ये ऐसा कुछ आएगा फंक्शन राइट। ओके यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है। अब ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी राइट। सो एक ही पॉइंट मिल रहा है हमें जहाँ पर नॉन डेरिवेबल फंक्शन है। उसने पूछा है कि कितने पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल होगा राइट। सो आंसर क्या होगा, आंसर इज 1 ओवर हियर ओके। सो 24th का 1 पॉइंट ऑफ, दिस इज द ओनली पॉइंट नॉन डेरिवेबल पॉइंट। सो दिस पॉइंट द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। सो आंसर क्या हो गया, answer is 1 for the 24th question okay। 25th question is, if the equation of the line passing through a11 and which is at maximum distance from the point b23 is x minus by minus c equals 0, then b plus c equals okay। so इस question में क्या given है, point a given है which is 1,1 okay। so point a is 1,1 and एक point b given है which is 2,3, पॉइंट B इज 2,3 एंड इसमें हमें एक पर्टिकुलर लाइन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट A से पास हो रही है ओके।
it's passing through point A and which is at maximum distance from B. तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कौन सी लाइन होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगी ए बी के, ये पर्टिकुलर लाइन होगी ये, विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी. इसके अलावा आप कोई भी दूसरी लाइन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. एज इन सपोज वी टेक दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, हम एक दूसरी लाइन लेते हैं जो कि ए से पास हो रही है. अब अगर हम ये केस देखते हैं तो सी क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की है, इसका मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए बी से उस लाइन पर वो मैक्सिमम होनी चाहिए. अगर हम कोई दूसरी लाइन लेते हैं यहाँ पर तो ये डिस्टेंस होगी, राइट, ये डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू दिस पर्टिकुलर लाइन. अब ये देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस ए बी है ये हमेशा इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, राइट. सो दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वन, राइट. So the line which is farthest, which is at maximum distance from B, will be the particular line which is perpendicular to AB, है ना. So ये particular line होगी, maximum distance from B and is passing through A, right. So ये particular line है, so this is the required line, okay. This is the required line, okay. So क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, इसका स्लोप फाइंड करना है. तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, है ना. स्लोप ऑफ ए बी इज व्हाट, इज 3 - 1 अपॉन 2 - 1. सो ये कितना हो जाएगा, 2/1. सो स्लोप ऑफ ए बी इज 2. सो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके. सो वी कैन राइट स्लोप ऑफ द लाइन, लेट्स से दिस इज L is equal to 0 is, let's say this line is L equals 0, na? So slope of this line is -1/2, right, because ये 2 है, so -1/m, perpendicular line का slope ये हो जाएगा -half. so slope पता है हमें and point भी पता है, point is a11, right. so line की equation लिख सकते हैं, okay, y - y1 is equal to m times, so y - y1 is equal to m कितना है, -half into x - 1, right. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2y - 2 is equal to -x + 1, right. अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट में चाहिए हमें, है ना, x को इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या मिल जाएगा, x + 2y और इधर -3 is equal to 0. ये लाइन है, यहाँ पर क्या लाइन गिवन है, x - by - c is equal to 0. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, c की वैल्यू कितनी है, c is 3 और b को कंपेयर करते हैं, b कितना आ रहा है, b is -2. so 3 2 है, c is 3 and b is -2. यहाँ पर क्या पूछा हमसे, b + c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना. so b + c is 1 over here, right. so इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1. okay, thank you.